बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ और मैं हूं साइम खान। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में महसूर होकर रह रहे होंगे। इस वक्त पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये अभी मॉनसून का सेकंड लास्ट स्पेल है। हमने देखी हैवी टोरेंशियल रेनफॉल्स, हमने देखी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स। उसके बाद कल हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शादरा के मकाम पर गईं। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया, कश्ती में वो सवार हुई, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के हमरा उन्होंने फ़िज़ाई दौरा भी किया। तो सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स विद एवरी पासिंग आवर। और कल रात हमने देखा लाहौर के कई पोश इलाकों में, शायद पोश सोसाइटीज़ में पानी दाखिल हुआ। बल्कि मुझे मेरे काफ़ी दोस्तों से मैंने पता चला मुझे कि काफ़ी नामवर सोसाइटीज़ के अंदर और रात के 12 बजे लोगों को इनखला करवाया गया वहाँ से बाकायदा। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मोटर वे के ऊपर लोगों ने पूरी रात बेसरो सामानी के साथ गुजारी। और जो मकामी जो आबादियाँ थीं, दरियाए रावी बिफरने के बायस वहाँ पर लोगों को मकामी आबादियों से इनखला करके अब ना उनके पास घर था, ना कोई रहने की जगह थी, मुतबादिल जगह भी नहीं थी। तो लोगों ने मोटर वे के किनारे अपनी पूरी रात गुजारी। अच्छा साइम, असल में एक तो ये भी हुआ कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो शाहदरा का इलाका है उसके ज़ेरे आब आने का खदशा है, मगर सिचुएशन जो है वो शायद इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हुई। और जहाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जहाँ पर रिलीफ कैंप्स कायम किए गए थे, उससे हटकर जो गांव हैं, उससे हटकर जो टाउन्स हैं, या उससे हटकर जो पॉश सोसाइटीज़ जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर भी पानी आ गया। अब ये जो गाँव थे, इस तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं गया या वहाँ पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया। वो जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने आप को रेस्क्यू किया। सामान तो उन्होंने क्या ही उठाना था, लेकिन अपने माल मवेशियों को लेकर जो है वो मोटरवे पर आकर बैठ गए। और आप ये देखिए कि अगर वो मोटरवे पर आकर बैठे हैं, ये मोटरवे पर वो जगह होती है या वो सड़क होती है जहाँ पर इंतहाई स्पीड से जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। तो ऐसे में खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई हादसा भी रोनुमा हो सकता है। लेकिन शाइस्ता मरता क्या ना करता। अब आप ये देखें कि अभी जो दरियाए रावी में जो हंगामी सूरत हाल बनी हुई है सैलाब के बाद, आज उसको भी चौथा रोज है शाइस्ता, आज उसको चौथा रोज है। और अगर शाहदरा से हटकर इन मकामात के ऊपर भी तवज्जो दी जाती तो यहाँ पर इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप्स के अंदर ये लोग मौजूद होते। और आप ये सोचें कि ये लोग, बस खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं था, वो बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो जनाब ये तमाम तो सिचुएशन है। बाकी इस वक्त पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है, पंजाब भर से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं, लाहौर से अलमास हमारे साथ मौजूद हैं। और जी अलमास का रुख करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसके साथ साथ हमारे साथ लाहौर से हमारे साथ अलमास हैं, मसब फारूक हमारे साथ झंग से हैं, मिर्जा अहमद अली ने मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है, कमर जमान चिन्योट से हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, लाहौर का रुख कर लेते हैं। अलमास ये बताएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस मकाम पर मौजूद हैं, और यहां पर पानी की सतह के हवाले से हमें अपडेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मकामी आबादियां इस वक्त यहां पर, क्या उनको मुकम्मल तौर पर इनखला कर लिया गया है? बिल्कुल साइम, जैसे आपने बताया कि तमाम के तमाम रिलीफ कैंप इसी जगह पे शाहदरा के मुकाम पर लगे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाकी जो आबादियाँ मेरे अकब में फ़र्खाबाद है, इस तरफ शफीकाबाद है, ये दोनों जगहों पर बिल्कुल करीब हैं। ये सोसाइटी जो प्राइवेट इदारे हैं यहाँ पे बिल्कुल करीब, उनके 2-2, 3-3 फीट यहाँ पे पानी खड़ा है। लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत और कुछ रेस्क्यू 1122 ने रात को उन्हें रेस्क्यू किया और वो बाहर निकल आए। मैं जो पहला सवाल है आपका, इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर हूँ। इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक रेला इस वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है हमारे अकब में। ऐसे लग रहा है, बल्कि उसे देखें तो चक्कर सा आ जाता है, बहुत तेज़ इस वक्त पानी यहाँ से गुजर रहा है। और ये पानी आगे रवा दवा है। जैसे आपने कहा कि एक निजी सोसाइटी के थीम पार्क समेत उस सोसाइटी के 3 ब्लॉक्स, वहाँ पे भी पानी आ चुका है। बंद टूट गया था गुज़िश्ता रात, वहाँ पे पानी आ चुका है, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन वहाँ पे जो जिन इलाकों में, जिन ब्लॉक्स में पानी आया था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं थे। लोग जैसे आपने बताया कि बाहर मेन रोड पर और जो मोटरवेज़ के जो इंटरचेंज है वहाँ पे आके उन्होंने रात गुजारी। और ताहम जो मौजूदा गवर्नमेंट और मुतलका इदारे हैं PDM में, उनको इस वक्त वो फीड कर रहे हैं जैसे आपने बताया।
यहाँ पे ये मुकाम जो है शाहदरा का, यहाँ पे इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। जो आप बता बतदरीज रहे कम हो रहा हैं है अल्मास के PDMA यहाँ के से मुताबिक। 2,11,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। टू आवर सरप्राइज कल ये कहा जा रहा था कि जो पानी की सतह है वो बतदरीज कम होती जा रही है और शायद सिचुएशन जो है वो बेहतर हो, लेकिन क्या ऐसा ही देख रहे हैं आप? बिल्कुल शाइस्ता, ये ऐसा ही है, क्योंकि गुज़िश्ता रात इस वक्त से तकरीबन कुछ 10 घंटे कबल 2,20,000 2,21,000 का रेला यहाँ से गुजर रहा था। इस वक्त वो जो कम होकर सिर्फ 2,11,000 क्यूसिक रह चुका है। अब मज़ीद कम हो रहा है, क्योंकि दरिया रावी जसर के मुकाम पर इस वक्त सिर्फ 89,000 क्यूसिक पानी का रेला इस वक्त गुजर रहा है। वहाँ पे पानी कम हो रहा है, तो ये चंद घंटों में निकल जाएगा। गुज़िश्ता रात 10 घंटों में ये 9,000 कम हुआ है, तो इसी तरह 10-12 घंटे और गुजरेंगे, ये पानी का रेला आगे गुजर जाएगा और जसर के मुकाम पर भी कम हो गया है। तो इसका मतलब ये है PDMA ने हमें जो बताया कि वहाँ पे कम अगर हो आपका गया। कैमरामैन हमें दिखा सके, आपके अकब में इस वक्त जो मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं, मुंह जोर पानी का रेला है और ये जो पिलर्स हैं, कल तक इन पिलर्स के पानी का बहाव था वो इन पिलर्स के हाफ तक था। आज ये पिलर्स ऑलमोस्ट पूरे फुल हैं और बाकायदा ये जो आप निशान भी देख सकते हैं। अच्छा, कल तक ये सीन था कि वो पानी ऊपर था। 2,21,000 था, तो आज थोड़ा नीचे हुआ है, 2,11,000 18,000 या 11,000 उन्होंने बताया। लेकिन ये जो निशान है ये आप देख सकते हैं, कल के निशान आते हैं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि ये पानी कितना ऊपर था, कि वो बस पुल से थोड़ा सा ही नीचे था और अब ये जो है थोड़ा पानी जो है पानी की सतह कम हुई है। और अलमास खान हमारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। अलमास, पानी का बहाव खासा तेज़ है, आप भी इसमें अपना ख्याल रखें। ये बताइए कि जो लोग डिस्प्लेस किए गए उन लोगों के खाने पीने का कोई इंतज़ाम किया गया? बिल्कुल, यहाँ पे शाइस्ता जो करीबी आबादियाँ हैं यहाँ पे वो उन्होंने रात गुजारी, और जो यहाँ पे मुतलका इस लाहौर की ऑपरेट करने वाली NGOs हैं वो यहाँ पे पहुँची, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही NGO देखी है, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। उनके 2 रिलीफ कैंप भी लगे हुए हैं और बाकी इलाकों में भी वो ज़रूर पहुँचे हुए हैं। और रात जिन्होंने खुले आसमान तले गुजारी, मोटरवेज़ पे गुजारी, उन्हें कुछ फीड किया जा रहा है, नाश्ता उन्हें दिया जा रहा है। और यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इन्हें भी दिखाए, ये रेस्क्यू 1122 वाले भी अपनी किश्तियाँ तैयार करके बैठे हुए हैं कि खुदा न खास्ता अगर कहीं से इतला आती है तो फौरी तौर पर इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा और रेस्क्यू उन्हें लोगों को करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रात भी जो आपने साइम ने निजी सोसाइटी का थीम पार्क का बताया, वहाँ से 9 लोगों को रेस्क्यू किया था इन्हीं रेस्क्यू एहलकारों ने। जी शाइस्ता। अच्छा अलमास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, झंग का भी रुख कर लेते हैं, झंग की सिचुएशन भी जान लेते हैं। झंग की सिचुएशन जान लेते हैं। झंग से हमारे साथ मुसब फारूक है। मुसब, बताइएगा इस वक्त आप किस मकाम पर खड़े हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं यहाँ पर, फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से अपडेट कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम अपने सारे नुमाइंदों से यही सबसे पहले पूछते हैं कि जो मकामी आबादियाँ थीं, क्या उनको प्रॉपर तरीके से फ्लड रिलीफ कैंप्स तक उनका इनखला कर दिया गया, उनको मुंतकिल कर दिया गया? माल मवेशियों की क्या सूरत हाल है? जी साहब, इस वक्त मैं झंग में मौजा हबीब के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब का चन्योट से आने वाला सैलाबी रेला झंग की हदूद में दाखिल हो रहा है। 8 लाख क्यूसिक सैलाबी रेला चन्योट से झंग आ रहा है। इस वक्त त्रिमू बैराज के ऊपर 1,20,000 क्यूसिक पानी है। जो फ्लड रिलीफ कैंप्स के हवाले से आपने बात की है, फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम तो किए गए हैं, वहाँ पर सिर्फ लोगों को गाइड किया जाता है कि आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ। ऐसा कोई कैंप मौजूद नहीं है जहाँ पर लोगों की रहाइश का इंतज़ाम हो। लोग अपनी मददाब के तहत अपनी दीगर अहबाब के पास जा रहे हैं। मवेशियों के लिए भी लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि झंग के अंदर सैलाबी पानी जो है वो गुज़श्ता 1 माह से मौजूद है। चौथा 5वां सैलाबी रेला है जो 1 माह के अंदर आया है। तो इतना टाइम था इंतज़ामिया के पास कि एक मरबूत निज़ाम बना लेते, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा मुसब, अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि 8 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला है जो कि चन्योट से रवा दवा है, झंग की जानिब उसका रुख है, तो जाहिर है बड़ी तादाद में बड़ा अभी रेला है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है, कितने रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं? फिर अगर ये देहात हैं तो यहाँ पर माल मवेशियों को महफूज तरीके से महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? जी 22 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। 400 से ज़ायद देहात है जिन्होंने इस सैलाबी रेले से मुतासर होना है। वहाँ पर अभी तक 140 देहात से 1 लाख के करीब लोगों को ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक रेस्क्यू किया है। अभी भी लाखों अफराद
दरियाई इलाकों के अंदर हैं, जिन्हें वहाँ से रिलीफ करने के लिए ऑपरेशन जारी है। और लेकिन इस हवाले से कि पानी बहुत तेज़ है और बहुत ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इस वक्त जो पानी आ रहा है। जंग में सैलाब जो है वो गुज़श्ता 8-10 बड़े सैलाब गुजरे हैं, लेकिन इस सैलाब में मुनफरद बात यह है कि इस सैलाब का पानी तेज़ है और बहुत ज़्यादा पानी है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। यानी ये जंग में इसका जो दौरानिया है, जो जंग से गुजरने का 200 किलोमीटर जंग का एरिया है जहाँ से सैलाब गुजरता है, इसका दौरानिया जो है वो 10 से 12 घंटे होगा और एक ही लेवल पे पानी होगा। ये रेला नहीं है, एक पूरा फ्लो है पानी का जो कि यकदम इंक्रीज़ होगा। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने अपने इंतजाम तो किए हैं। लोग जो हैं वो भी अभी तक अपने इलाकों से बाहर आने को तैयार नहीं है। वो इसे 2014 का फ्लड समझ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल उससे ज़्यादा संगीन है। जंग में हमें ख़ास तौर पर ज़रा फसलों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आपके आका पे भी हम देख रहे हैं कि फसलें ज़ेर-ए-आब हैं, कौन सी फसल है और कौन कौन सी फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है? जी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त ये जो फसलें हैं यहाँ पर कमाद की फसल है, उसके साथ चारा है और दीगर जितनी भी फसलात हैं उसका नुकसान बहुत वसी पैमाने पर हुआ है। कपास के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने ये कहा था कि किसान अपनी फसलों को तोड़ लें, लेकिन ये फसलें जो हैं जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर 2 से 3 घंटे के बाद पानी इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकेगा। मेरे साथ ही सरगोदा रोड है, सरगोदा रोड पर 2 जगह से पानी उसको क्रॉस कर रहा है और आइंदा चंद घंटों के अंदर पानी जो है वो यहाँ पर 3 से 4 फुट बुलंद हो जाएगा। तो मुसब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो फ्लो है पानी का वो खासा तेज होगा, 400 देहात मानी रखते हैं, इतनी बड़ी तादाद में देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। तो क्या कोई ऐसा प्लान नहीं किया गया कि कोई हिफाजती बंद अगर यहाँ पर हो उसको तोड़ा जाए बारूद की मदद से और फिर जो है उसका पानी का रुख जो है वो किसी और जानिब किया जाए ताकि देहात जो हैं वो ज़ेरे आब ना सकें? जी, जंग में जब भी सैलाब के हवाले से बंद को तोड़ा गया है तो देहात ही ज़ेरे आब आते हैं, क्योंकि शहर और त्रिमू बैराज को बचाने के लिए बंद को तोड़ा जाता है। 3 जगहों के ऊपर इस वक्त बारूद नस्ब किया गया है जो मुख्तलिफ बंद के ऊपर कि अगर पानी जो है वो रिवाज ब्रिज पहला पॉइंट है जंग के अंदर जहाँ पर गेज लगी हुई है और जहाँ पर पानी का जो लेवल है वो चेक किया जाता है। रिवाज ब्रिज के ऊपर जैसे ही पानी जो है वो 6-7 लाख क्यूसेक से इंक्रीज़ करेगा तो सबसे पहले रेलवे लाइन जो है रिवाज ब्रिज के साथ उसको ब्रिज करने के हवाले से अहकामात दिए गए हैं। उसके बाद जो है वो एक दूसरा 18,000 पुल है उसके साथ लगाया गया है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया ने इंतज़ामात किए हुए हैं कि जैसे ही पानी का लेवल 7 लाख क्यूसेक से इंक्रीज़ होगा तो इन जगहों को वहाँ से ब्रिज किया जाएगा। हम ज़रा मुल्तान का भी रुख कर लेते हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, आप बताइएगा, आप इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं? पानी के बहाव में, पानी की सतह में कितना इजाफा देख रहे हैं या कमी देख रहे हैं, और जो मकामी आबादी है उनको मुंतकिल कर दिया गया है फ्लड रिलीफ कैंप्स में? जी मिर्ज़ा अहमद अली, आप अगर सुन पा रहे हैं, ठीक है ठीक है, आगे मिर्जा अहमद अली से भी राब्ता करते हैं। कमर जमान चिन्योट से हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, जैसे कि अभी मुसब बता रहे थे कि चिन्योट से जो एक रैला है वो चल रहा है झंग की जानिब, तो अब ये बताइए चिन्योट की सूरत हाल अभी क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चिन्योट के इलाके चनाब नगर में दरिया चनाब के बंद पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि पुल का नज़र आ रहा है और पुल के जो सतून हैं उनके बिल्कुल जो है वो निचली जो की सतह है वहाँ उसके करीब तरीन पानी पहुँच चुका है। यहाँ पर आदादोशुमार के हवाले से बात की जाए तो अभी 8.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी यहाँ से इन पुलों के नीचे से गुजर रहा है। यहाँ दरिया चनाब, चूँकि यहाँ दरिया चनाब का पार्ट बहुत चौड़ा है और 2 जगह से जो 2 पुल हैं यहाँ पर दोनों जगह से पानी जो गुजरता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है पानी इसकी रफ्तार भी बड़ी ज़्यादा है और 8.5 लाख क्यूसेक पानी इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं या मल्लाह हैं और दीगर जो सरकारी ज़राए हैं उनके मुताबिक पानी की जो मिकदार है उसमें अभी इजाफा होगा मज़ीद, और ये हो सकता है कि 10 लाख क्यूसेक तक पानी जो है यहाँ चिन्योट में से दरिया चनाब में से गुजरेगा जो आगे जंग की तरफ दरिया त्रिमू हेड की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो है मजमूई तौर पर जो ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर जो पानी की गुंजाइश है वो 8.5 लाख क्यूसेक है। इस वक्त 8 लाख 50, 60, 70 हज़ार के करीब जो पानी गुजरा है। और यहाँ पर जो है इस सैलाबी रैली की वजह से चिन्योट ज़िला में 87 देहात मुतासर हुए हैं, जबकि कोई जानी या माली बड़ा नुकसान देखने में नहीं आया। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से 34,000 अफराद को रेस्क्यू करके एवैक्यूएट करके उनके देहात से, उनके इलाकों से महफूज मकामात तक पहुँचाया गया है, जबकि 12 फ्लड रिलीफ कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ ये इस वक्त जो दरिया चनाब में है या तारीख का सबसे बड़ा और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है, जिसको आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफा भी मुतवक्को
है, और यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा जो सैलाब है इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है, और शहरी जो है वो इस वक्त दोनों पुलों पर मौजूद है चिन्योट के। लोग सैलाबी रैली को गुजरता देख रहे हैं, सेल्फियाँ आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की तरफ से उनको मना किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो चिन्योट से झंग की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो आबादियाँ हैं वो चूँकि नशेबी इलाकों में देहात वाक़ हैं, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ पर मुतासर हुए हैं, और देहात में पानी होने की वजह से मुतासरीन जो हैं अपना सामान और मवेशी और दीगर अशिया जो है वहाँ से लेकर बाहर चिन्योट के झंग रोड पर जो है वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक को मज़ीद मौसर किस्म के जो हैं रिलीफ के इक़दाम उनके लिए नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनको खुराक के हवाले से भी और रहाइश के हवाले से भी अच्छा कमर, ये तो मनाज़िर हम आपके अक़ब में भी देख सकते हैं कि दरियाए चिनाब में इस वक्त चिन्योट के मकाम पर हम ये देख रहे हैं कि 8.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, और आपके अक़ब में जो पुल है वो तकरीबन हम ये देख रहे हैं कि उसके पूरे पिलर्स जो है वो पानी में इस वक्त भी पानी के अंदर हैं। चिन्योट जो है वो एक बड़ा मशहूर है अपनी फर्नीचर की सनत के हवाले से, ज़रा ये बताइएगा कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हुई है चिन्योट में? जी, जो फर्नीचर या दीगर जो कारोबार हैं इस हवाले से वो जो है शहर का जो चिन्योट का सिटी एरिया है वो दरिया से कुछ फासले पर वाक़ है, और वो कुछ उसको हम कह सकते हैं कि कुछ ऊंचाई पर वाक़ है, इसलिए वो जो चीज़ें हैं या वो कारोबार है या वो एरिया जो है वो मुतासर नहीं हो रहा, बल्कि ये दरिया के बिल्कुल साथ साथ जो और दरिया के पेट के अंदर जो लोगों ने अपनी आबादियाँ अपने जो छोटे छोटे देहात बसा लिए हैं, जो दरिया के पेट के अंदर दरिया की जगह के ऊपर ज़्यादातर वो इलाके मुतासर हो रहे हैं, और दरिया के बिल्कुल साथ जो देहात वाक़ हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जहाँ पर पानी जो है इस वक्त जो है दाखिल हो रहा है और उसकी मिकदार में भी इजाफा हो रहा है। और मैं कलामी की माजरत चाहता हूँ, आपके अक़ब में हम इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग वीडियोस और सेल्फीज बनाने के लिए दरियाए चिनाब देखने आ रहे हैं। अभी आपने बताया भी कि इंतजामिया की जानिब से लोगों को, अवाम को मना किया गया है कि ना आए चढ़े हुए दरियाओं के किनारे, लेकिन आपके अक़ब में हम देख रहे हैं कि मुसलसल लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हैं। ये लोगों को क्यों नहीं मना किया जा रहा? किस तरीके से अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी लोगों तक कि मत आए दरियाओं के किनारों में, और ये कोई तफरीही पॉइंट नहीं है या ये हंगामी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये ज़िले इंतज़ामिया जो चिन्योट की है और जो मुतलका पुलिस स्टेशन हैं उनकी तरफ से भी गाहे बगाहे ऐलानात मुख्तलिफ इलाकों में करवाए गए हैं, और इस हवाले से सोशल मीडिया के ज़रिए भी आवाम को ये आगाही दी जा रही है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में ना आएँ और पुल के ऊपर ना चढ़ें, और यहाँ पर आकर इस तरह की जो हरकत हैं, कोई सेल्फियाँ बना रहा है, कोई व्लॉग कर रहा है, हत्ता कि यहाँ पर जो है वो फैमिलीज जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं वो भी यहाँ पर आकर वीडियोज़ बना रही हैं। वैसे लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत भी है, लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि अपना ख्याल रखें, अपनी जान का ख्याल रखें। खुदा ना ख्वास्ता पानी बिफरता है, पानी फैलता है, ये कोई पिकनिक पार्टी का टाइम नहीं है। अच्छा, हम कमर आपके अक़ब में देख सकते हैं एक ब्रिज भी है, अगर ज़रा कैमरामैन से कहकर हमें ज़रा दिखा सकें कि पानी की सतह कल क्या थी, कुछ उसके निशानात होंगे, और अब जो है वो किस लेवल को छू रहा है, ज़रा ये भी दिखा दीजिएगा अपने नाज़रीन को। जी बिल्कुल, वो तो कैमरामैन सिकंदर हमारे साथ हैं, वो आप दिखाएंगे आपको कि ये पुल की जो है उसको बिल्कुल जो है उसकी निचले हिस्से को करीब पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ पानी की मिकदार यहाँ पर चूँकि कम थी, 6 लाख से 7 लाख क्यूसेक के दरमियान थी, आज उसमें इंतहाई ज़्यादा इजाफा हो चुका है और इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है। तो ये जो आप निशानात की बात कर रहे हैं वो तो हम तब दिखा पाएंगे निशानात कि अगर आज पानी की मिकदार कम हो, अगर पानी की दर कम होगी। निशानात जो हैं वो इस पुल से जो दूसरी तरफ पुल है, जो पुराना कदीमी लोहे का पुल है, वहां पर जो इंतजामिया की तरफ से वो पुराने जो निशानात लगे हुए हैं इस हवाले से कि कहां तक जो है पानी जो पहुंच चुका है। ये जो नया पुल बना है इस पर ऐसे इंतजामिया की तरफ से ऐसे कोई निशानात, कोई नहीं तनबीही या वार्निंग के हवाले से निशानात नहीं है कि जो जिसको हम कह सकें कि ये पानी किस हद तक पहुंच चुका है। ज़िली इंतजामिया के तर्जमान के मुताबिक 8.5 लाख क्यूसेक पानी तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये जो बंद के ऊपर इसके बिल्कुल करीब ही एक इलाका है छन्नी कुरैशियाँ, वो बिल्कुल जो है वो चारों तरफ से पानी में घिर चुका है, और वहाँ पर 4-5 खानदान जो है उन्होंने घरों से निकलकर दरख्तों पर पनाह ले रखी है, और पाक फौज के जवान और रेस्क्यू 112 के जवान जो है अभी कुछ देर पहले वहाँ उनको एवैक्यूएट करने, रेस्क्यू करने वहाँ पर पहुंच कमर, चुके हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हम जरा मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुल्तान से हमारे साथ मिर्जा अहमद मौजूद है। अहमद, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किस हद तक किस स्टेज पर पहुंच चुका है और लोगों को कहां पर मुंतकिल किया जा रहा है जो मकामी आबादियां हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं। आपको बताते चलूँ कि ये ब्रीचिंग पॉइंट है। जब भी पानी ज़्यादा होता है तो इस ब्रीचिंग पॉइंट को जो है बारूद लगा उड़ा दिया जाता है। इस वक्त यहाँ हैवी मशीनरी भी मौजूद है और ब्रीचिंग के लिए यहाँ पर सुराख भी किए जा रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक जो है अब तक मुल्तान के जो बेट के इलाके हैं, जो दरिया के बिल्कुल किनारे पर वाक़ थे, बेट के इलाकों से 67,700 से ज़ायद अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया और उनको मुख्तलिफ कैंपों में भी रखा गया। इसके अलावा लोग अपनी मदद आपके तहत भी अपने घर बार छोड़ कर आ रहे हैं। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला रोड पर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर अपनी मदद आपके तहत निकलने वाले जो हैं वो बेसरो सामानी की हालत में भी मौजूद हैं, जबकि ज़िला भर में जो है फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं। 25 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जिसमें पुलिस है, रेस्क्यू 112 है और ज़िला इंतज़ामिया के मुतअद्दिद इदारे जो हैं वो मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन के लिए खाने का इंतज़ाम मौजूद है, जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम मौजूद है और अद्वियात जो हैं वो भी मौजूद हैं। इस वक्त आपको बता दूँ कि यहाँ पर इस मकाम पर जो है दरियाए चनाब से इस वक्त 1,20,000 क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ पर गुजर रहा है और पानी की सतह जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ती हुई भी महसूस हो रही है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब यानी आज रात किसी भी वक्त 8 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो यहाँ से गुजरने का इम्कान है, जिसके लिए जो है इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। बंद बोसन है, हेड मोहम्मद वाला बंद है और शेरशाह 3 बड़े बंद हैं जिनका जो है मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके ऊपर जो है इंतज़ामिया मौजूद है। आपको बताते चलूँ कि मुल्तान शहर को अगर किसी भी किस्म का ख़तरा होता है तो ये स्ट्रैटेजी भी अपनाई गई है कि 2 ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए हैं। एक ब्रीचिंग पॉइंट जहां पर हम मौजूद हैं हेड मोहम्मद वाला पर और एक ब्रीचिंग पॉइंट शेरशाह रोड मुजफ्फरगढ़ के पास लगाया जाएगा ताकि पानी के फ्लो को जो है वो सीधा गुजारा जा सके। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ को भी इस बड़े सैलाब से जो है वो खतरा है और वहाँ पर जो प्लान बनाया गया है कि अब बसीरा की तरफ जो है ब्रीच कर दरियाए सिंध में जो है ये चनाब का पानी डाला जाएगा। इस वक्त जो है डिवीजन भर में फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं। डिवीजनल इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त तक 1,19,700 से ज़ायद अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, जिनमें मुल्तान के 66,717, विहाड़ी से 45,457, खानेवाल से 6,128 और लोधरा से 1,413 सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। डिवीजन भर में 84 फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें 25 फ्लड रिलीफ कैंप मुल्तान में है, 13 विहाड़ी में, खानेवाल में 22 और लोधरा में 24 फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो कायम किए गए हैं। मुल्तान शहर की बात की जाए तो मुल्तान शहर में शहरियों में भी जो है खौफ व हरास पाया जाता है कि इतना बड़ा रेला जो है वो आज किसी भी वक्त यहाँ से गुजरेगा, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो दही आबादियां हैं, जो दरिया है कि जो चनाब का पानी है वो खुदा न ख्वास्ता शहर का रुख भी कर सकता है। एक तो ये बताइए, दूसरा ये कि मुजफ्फरगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ की सिचुएशन शायद ज़्यादा क्रूशल होगी, तो वहाँ के जो देहात हैं क्या वो खाली करा लिए गए हैं या खुदा न ख्वास्ता अभी तक क्या वो ज़ेरे आब आए हैं? देखें जी, बात अगर मुजफ्फरगढ़ की जाए तो वहाँ भी यही सेम सूरत हाल है। यहाँ पर जो बेट के इलाके हैं, जो दरिया के किनारे पे हैं, वहाँ पे जो काश्तकार होते हैं वो अपनी आबादियाँ जो हैं, बस्तियाँ बना लेते हैं। जब पानी ज़्यादा होता है तो उनको हर साल जो है वो निकलना पड़ता है। शहरी आबादियाँ मुल्तान की बात की जाए या मुजफ्फरगढ़ की, अभी तक महफूज हैं और पानी से जो है वो बहुत फासले पर वाक़ हैं। जो बेट के इलाके हैं अभी तक वही मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि ज़मींदारा बंद जो हैं वो दरिया में बना लिए जाते हैं। जब पानी आता है उसके फ्लो को रास्ता नहीं मिलता, उसके बाद वो फैलना शुरू करता है और इर्द गिर्द की आबादियों को और फसलात को मुतासिर करता है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हजारों एकड़ फसलात जो है वो मुतासिर हैं और पानी जो है वो मुसलसल जो है फसलों की तरफ जा रहा है। जबकि ये पॉइंट है, ये भी देखते हैं मिर्जा स्ट्रेटेजी ये बनाई गई है, लोगों ने जो है वो पाले हुए होते हैं दरिया के किनारे पर, बल्कि दरिया के पेट में। जी बिल्कुल, जिन लोगों के पास माल मवेशी हैं वो भी अपने मवेशियों को जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू 112 और पुलिस भी जो है वो उनकी मदद कर रही है। जो लोग ऐलानात के बाद अपना सामान, अपने मवेशी लेकर आ रहे हैं उनको तो खुद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है और महफूज मकाम पर खुश्की पर पहुँचाया जा रहा है। जबकि जो लोग अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं वो अपना सामान, अपने मवेशी जो है वो खुद लेकर आ रहे हैं। इस वक्त भी हेड मोहम्मद वाला रोड पर जगह जगह जो है लोग बैठे हैं, मवेशी भी उनके साथ हैं, बच्चे साथ हैं, बेसरो सामानी के हालत में बैठे हैं, लेकिन पानी से जो है वो निकल आए हैं। आज का दिन जो है वो काफ़ी एक्टिव है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आज वक्तन जो है पानी का दबाव और पानी के लेवल में जो है वो इजाफा हो सकता है। इसलिए जो है सुबह से जो दरियाई आबादियाँ हैं उनके अंदर इंतज़ामिया का गश्त जारी है। बोट्स पर जो है रेस्क्यू 112 मौजूद है। ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो लोग रह गए हैं वो अपनी ज़िद को छोड़कर जो है अपने जानवरों को और ख़ुद को, अपने बच्चों को बचाने के लिए जो है इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और महफूज मकामात पर जो है वो आ जाएँ। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। ज़िला
इंतजामिया के मुताबिक आज शब जो है किसी वक्त 8 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो मुल्तान पहुंचने का इम्कान है, जिसके बाद जो है हतमी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी कि मुल्तान शहर को अगर कोई खतरा लाहक होता है तो 8 लाख से ज्यादा क्यूसिक का रेला गुजरेगा, इसके बाद ही अपनाई जाएगी। मुसफ़ फारूक जंग की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे, मिर्जा अहमद अली मुल्तान के बारे में आगाह कर रहे थे, कमर जमान चिन्योट की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, और लाहौर में शाहदरा के मकाम पर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे अलमास खान। आप चारों का बेहद शुक्रिया। और जनाब ARY न्यूज़ की टीम जिस वक्त फील्ड में मुतहरिक हैं, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रही हैं और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का मुजाहरा करते हुए आपको बाखबर रख रही हैं। बाखबर सवेरा का भी यही इस प्रोग्राम में आज इस सेगमेंट का भी मकसद यही है कि आपको लम्हा बलम्हा अपडेट रखें सिचुएशन से। अच्छा, द सिचुएशन इज गेटिंग डेस्परेट एंड द सिचुएशन इज गेटिंग डेवस्टेटिंग विद एवरी पासिंग मिनट। और हम ये देखा कि जो रात को मनाजिर हमने लाहौर से देखे, किस तरीके से पोस्ट सोसाइटीज़ के अंदर पानी आना शुरू हो गया। रात को 12-1 के दरमियान में वहाँ पर सोसाइटीज़ का इनखला करवाया गया। अच्छा, सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं, अब जाहिर सी बात है वो तो अपने रिश्तेदारों की तरफ चले गए, फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ चले गए, लेकिन अब जो दरियाए रावी से जो मुल्हक्का ये जो आबादियाँ हैं, जिस तरह फर्रुखाबाद हैं और इस तरह की देही आबादियाँ, यहाँ पर लोगों के पास जाने की जगह नहीं थी, तो ये मोटर वे के ऊपर, मोटर वे के किनारे में सरो समानी की सूरत हाल में बैठे। तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ जी DGPDA में इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया ARY के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, राइट एट द मोमेंट चनाब सतलज रावी की सिचुएशन क्या है? जी जी इरफान साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान साहब, मैं ये पूछ रही थी, राइट एट द मोमेंट रावी, सतलज और चनाब की क्या सिचुएशन है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हमारे तीनों दरिया अनप्रेसिडेंटेडली, ये पंजाब की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 दरिया एक ही वक्त में सुपर फ्लड में हो। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चनाब, रावी और सतलुज में तीनों दरियाओं में हमें हाई फ्लोज का और सुपर फ्लड का ये खतरा दरपेश भी है। और इस वक्त अगर मैं रावी की बात करूं तो रावी से कल रात हमने 2,20,000 क्यूसेक्स का शाहदरा के मुकाम से ये एक बहुत बड़ा रेला इसको गुजारा है। और इससे अनफॉर्चुनेटली कुछ नुशेबी इलाकों में पानी जरूर दाखिल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तमाम अदारों की एफर्ट्स की वजह से, और आप देखें कि ये एक 1988 में पानी इससे पहले बड़ा आया था, उसके बाद ये तकरीबन 38 सालों में सबसे बड़ा पानी है जो कल हमने लाहौर और शाहदरा के मुकाम से गुजारा। इसमें चंद आबादियों में पानी आया, लेकिन बिफोर टाइम अर्ली वार्निंग की हुई थी और रेस्क्यू एफर्ट्स वर इन प्लेस। जरूर इनंडेशंस हुई हैं, लेकिन वो फ्लड प्लेन का एरिया है और फ्लड प्लेन में नुशेबी इलाकों में पानी ने, इस मैग्नीट्यूड के पानी ने 40 साल बाद आ रहा है, इसने दाखिल होना था। रावी में अब अगला जो हमारा चैलेंज है कि यही पानी अब अगले 12 से 14 घंटे में बल्लोकी के मुकाम तक पहुंचने से पहले पहले शेखुपुरा और ननकाना को ये इफेक्ट करेगा, नुशेबी इलाकों को और फ्लड प्लेन को। बहुत बड़ा रेला है। और इसमें फिर एक खास बात इसकी ये भी कि नाला डेक का भी एक बड़ा पानी इसमें शामिल होगा, और नाला डेक का आउटफॉल ननकाना से बल्लोकी के अपस्ट्रीम इसमें पानी मजीद शामिल होगा, जो 10 से 20,000 क्यूसिक मजीद ऐड होगा। तो जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद आगे उकाड़ा, साहिवाल, 9 यूनियन काउंसिल्स हैं, फैसलाबाद, तांदलेवाला की, वो तमाम इफेक्ट होंगी। हमने पूरा फ्लड प्लेन चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर, आपने देखा कल रावी में चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद दरिया के अंदर भी जाके उन्होंने आबादियों का मुशाहिदा किया। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, वो तमाम अदारे अलर्ट हैं, लोगों को हमने निकाल लिया है। इरफान साहब, ये अगर पर्टिकुलरली रावी की आप बात कर रहे हैं, रावी की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या वाज इट बीइंग एक्सपेक्टेड कि रावी जो है वो ठोकर न्याज बेग को टच करेगा या वो चूम को टच करेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शाहदरा के इलाके जो हैं उनके ज़ेरे आबानी का खतरा है। जी, ये पानी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और आप देखें कि पीछे जसर के मुकाम पे, और इस वक्त हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से ये अनप्रेसिडेंटली पानी आया है, ये रावी की तारीख में इतना, मैं कह रहा हूँ कि 40 साल में हमें पानी इतना नहीं आया जितना ये अब आया। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये लाहौर को ना सिर्फ महफूज रहा। अब ये नीचे जो चैलेंज आया है वो मैंने आपसे गुजारिश की। दूसरा अब जो बड़ा इशू है वो हमारा चनाब में है कि चनाब में आपने देखा कि 26 की रात 9,17,000 क्यूसेक मराला पे आया। उसके बाद खानकी और कादराबाद में 1956 में 10 लाख क्यूसेक आया था, लेकिन दोनों जगहों पे खानकी हेडवर्क से 10.5 लाख और
कादराबाद हेड वर्क से 10,77,000 का पानी आपने देखा कि 2 दिन पहले ये रात के वक्त गुजरा, और अल्लाह ने हमें महफूज रखा कि ये जो हेड वर्क्स हैं एक कौम का असासा है, ना सिर्फ वो महफूज रहे बल्कि ओवरऑल। अच्छा जी बिल्कुल, साउथ पंजाब की तरफ अब ये पानी बढ़ रहा है, लेकिन अभी अगर चनाब की मैं बात करूं तो इस वक्त जो चन्योट ब्रिज है वहां से 8,30,000 क्यूसिक्स का रेला गुजर रहा है, जो कि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, लेकिन इनंडेशंस हैं फ्लड प्लेन के अंदर। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि एम्बैंकमेंट्स हमारी इंटैक्ट हैं और महफूज हैं। लेकिन अब अगला जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं वो हमें झंग के मुकाम पर प्रॉब्लम जरूर आएगा कि झंग में जो रिवाज रेलवे ब्रिज है उसमें हमें डेफिनेटली जो ब्रीचिंग सेक्शंस हैं उनको ऑपरेट करना पड़ेगा टू सेव झंग सिटी। और इसी तरह ये तमाम फैसले रात 10:30 बजे से मीटिंग शुरू हुई और अगले 2 घंटों में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने खुद ये रात सारे फैसले लिए, और हम अब के कहीं पे भी अवाम की जो मेजर पॉपुलेशंस हैं, सिटीज हैं, उनको हमने बचाना है, और झंग के लिए ये फैसला कर लिया गया। यही पानी नीचे ये अच्छा जी बिल्कुल मैं गुजारिश वही कर रहा हूँ। इसके बाद यही पानी जब नीचे हेड त्रिमू पे जाएगा तो हेड त्रिमू की भी 8 लाख कैपेसिटी है, लेकिन क्योंकि हम कादराबाद खानकी से 10.5 लाख मतलब मुतवातर कंटिन्यूसली हमने 24 घंटे गुजारा है, तो हमें खदशा है कि ये पानी जितना भी डाइल्यूट हो ये 9-9.5 लाख क्यूसेक जरूर त्रिमू तक पहुंचेगा। तो त्रिमू में भी ब्रीचिंग सेक्शंस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। खुदा न खास्ता अगर कहीं पे हमें हेडवर्क को प्रॉब्लम नजर आता है तो जो उसके कन्वेंशनल और हिस्टोरिकल ब्रीचिंग सेक्शंस हैं उन तमाम पे पूरी तरह से पाकिस्तान फौज, तमाम अदारे पूरी तरह से तैयार हैं कि हमारा जो मेन मकसद है वो बड़ी आबादियों को सेव करना है। इसके बाद ये पानी नीचे जाएगा और अल्टीमेटली अच्छा, तो इरफान साहब अगर ये जो त्रिमू को बचाने के लिए और झंग सिटी को बचाने के लिए ब्रीचिंग करना पड़ती है तो मुमकिना तौर पर ये जो पानी है इसका रुख जो है वो देहातों की जानिब होगा। कितने देहात जो है मुमकिना तौर पर ज़ेरे आब आने का खदशा है? जी बिल्कुल, इसके जो जब त्रिमू का अल्लाह से उम्मीद यही है कि अगर हम रिवाज ब्रिज पे जो झंग से पहले हम अगर ब्रीच करते हैं, जो डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा, तो ये पानी स्प्रेड आउट होगा और अल्लाह करेगा कि इसकी इंटेंसिटी कम होगी और त्रिमू पे ये कम वक्त में कम मकदार में पानी पहुंचेगा। तो जो मुल्तान है आगे और नीचे बाकी हमारे मुजफ्फरगढ़ अजला हैं, अल्लाह से यही उम्मीद है कि जब ये हम पहले ब्रीचिंग सेक्शन अगर ऑपरेट कर लेंगे, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेसी और तमाम फील्ड फॉर्मेशंस, हमारी कैबिनेट के सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप तमाम इस वक्त फील्ड में है, और तमाम इस तरह के फैसले कि जिनमें बिल्कुल पब्लिक की जो जान है उसका खास तौर पे हमें इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके तमाम फैसलों को बर वक्त ले लिया गया है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, मैं एक दफ़ा फिर यहाँ ये गुजारिश करता चलूँ कि आप देखें कि मैग्नीट्यूड कितना था इस सारी कैटास्ट्रॉफी का, और तीनों दरियाओं में अनप्रेसिडेंटेड वाटर, लेकिन अब तक सिर्फ मतलब इस सारे वक्त में अब तक हमारे पास जो डेथ्स की इतलात हैं 20 डेथ्स हुई हैं, वो भी ज्यादा फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग और ड्राउनिंग के केसेस हैं गुजरांवाला डिवीजन में। और किसी भी दरिया के फ्लड प्लेन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस या हुकूमती अदारों की किसी नेग्लिजेंस की वजह से कि हमने किसी रेस्क्यू कॉल को रिस्पॉन्ड ना किया हो और कहीं पे खुदा न खास्ता कोई कीमती जानों का नुकसान हुआ हो, तो मैं आपका भी बहुत ज्यादा इसमें शुक्रगुजार हूं। और मैं अब आपसे गुजारिश भी करूंगा कि ये जो डाउन द लेन जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सामीन सुन रहे हैं, वो बराए करम रावी में भी, लाहौर से नीचे जैसे मैंने पहले गुजारिश की, शेखुपुरा, ननकाना, साहिवाल, फैसलाबाद, ये तमाम अजला के वो लोग जो फ्लड प्लेन में बैठे हैं, प्लीज फ्लड प्लेन को खाली करें। और इसी तरह चनाब में भी इस वक्त हमें चन्योट, झंग और नीचे जो हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान के लोग जो फ्लड प्लेन के अंदर हैं, वो इवैक्यूएशंस को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करें और फ्लड प्लेन से निकलें। ये पानी अनप्रेसिडेंटेड पानी है और खुदा न खास्ता ये किसी नुकसान का सबब न बने, खुदा न खास्ता किसी नुकसान का सबब भी बन सकता है। इरफान अली काठिया साहब, आपके वक्त का बेहद हुआ। तो जनाब चनाब, सतलज, रावी और पंजाब के जो सैकड़ों नाले हैं वो बिखरे हुए हैं, सूरत हाल क्या है इस बारे में हम आपको अपडेट भी करें, लेकिन अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब पंजाब भर की सूरत हाल सबके सामने है, जितने भी शहर हैं, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए लाहौर की, दरियाए रावी है, सतलज है, चनाब है, वहाँ पर जो सूरत हाल है वो खासी ख़राब है और इसकी जो रीज़न है वो है भारतीय आबी जारहियत। भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसके नतीजे में पंजाब की ये सूरत हाल है। अब भारत जो ये पानी भेजता है ये कहाँ भेजता है, किन दरियाओं में भेजता है और इससे कौन कौन से इलाके मुतासिर होते हैं, ये जानने के लिए हम साइम के पास चलते हैं। तो साइम बताइए इस बारे में। बिल्कुल शाइस्ता, हमारे व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको बताएंगे कि भारत से पाकिस्तान में पानी किन किन मकामात पर एंटर होता है, वो कौन से इलाकों को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। अगर आप यहाँ पे देखें मेरे बैकग्राउंड में, तो भारत से पानी आता है सबसे पहले, अगर हम रावी की बात की जाए, इन 5 दरियाओं में पानी आता है। दरियाए रावी, दरियाए चिनाब और दरियाए सतलुज की अगर हम बात की जाए तो वहां पर इस वक्त वो पंजाब में बिखरे हुए हैं और ये सैलाबी रेला मुंह जोर है। अब अगर हम दरियाए रावी की बात करें तो अब आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, भारत जब अपना पानी छोड़ता है दरिया रावी के अंदर, वो पाकिस्तान में आता है गुजरता हुआ। सबसे पहले वो जाता है करतारपुर, नारोवाल, शाहदरा, साहिवाल, शक्करगढ़, इन इलाकों को वो शदीद मुतासर करता है। करतारपुर की जब हमने आपको कल मनाजिर दिखाए थे, करतारपुर गुरुद्वारा में 7 से 8 फुट पानी जमा था, वहां पर यात्रियों का इनखला करवाया गया था। पाकिस्तान हुकूमत ने बर वक्त वहां पर इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी थी। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि साहिवाल, चीचा वतनी, कमालिया, पीर महल, शोरकोट, अब्दुल हकीम, शक्करगढ़ से ये पानी गुजरता है और ये पानी मुंह जोर होता है। इसके सामने जो भी आता है वो उसको बहा ले जाता है और ये पानी फिर जाकर दरियाए चिनाब में गिरता है। तो ये सिचुएशन है दरियाए रावी की। जब भारत अपना पानी छोड़ता है पाकिस्तान के अंदर, वो दरियाए रावी में होता हुआ पाकिस्तान में एंटर होता है। अच्छा, दरियाए रावी में आपको ये बताएं कि जस्सड़ के मकाम पर पाकिस्तान में एंटर होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दरियाए चिनाब में, आपने सुना, आपको बता रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से तकरीबन कि बहुत शदीद तुग़यानी है। दरियाए चिनाब सियालकोट में, सियालकोट के इलाके हेड मराला में भारत से आया हुआ पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है। दरियाए चिनाब में जब वो हेड मराला के मकाम पर दाखिल होता है, सियालकोट के मकाम पर फिर वो दाखिल होता है पाकिस्तान के अंदर। वो पानी फिर सबसे ज्यादा मुतासर करता है गुजरात को, चिन्योट को, झंग, मुजफ्फरगढ़ और कोट मिठन। इसके अलावा मजीद अगर आपका शहरों का बताएं तो शोरकोट, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर के बाद कोट मिठन के मकाम पर दरियाए चिनाब में जो रेला आता है वो जाके गिरता है दरियाए सिंध के अंदर। तो ये सूरत हाल है दरियाए चिनाब की। यहाँ पे पानी जो एंटर होता है वो बेसिकली सियालकोट हेड मराला के मकाम पर एंटर होता है। अब अगर हम बात करें दरियाए सतलुज की, दरियाए सतलुज कसूर, चूनिया, कंगनपुर से लेकर आपको अगर दिखाएं तो दीपालपुर, भावल नगर, ओच शरीफ, पाकपतन, इन सब इलाकों को शदीद मुतासर करता है। और उसके बाद इन इलाकों में विहाड़ी भी है, ओच शरीफ भी है, दरियाए और जब यहाँ से पानी गुजरता है फिर ये भी जो पानी है ये जाके दरियाए चिनाब के अंदर गिरता है। और आपको ये बता दें कि ये पानी मुंह जोर होता है, इस पानी का इतना शदीद प्रेशर होता है कि इसकी नजर जो भी आता है वो मिलिया मेट हो जाता है। तो ये हमने एक आपके लिए ग्राफिकली विजुअली आप लोगों को ब्रेक डाउन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए बताया था, क्योंकि पाकिस्तान के खासतौर पर पंजाब के 5 दरिया बहुत बिखरे हुए हैं। शायद थैंक यू सो मच साइम, आपने बड़ा एक्सटेंसिवली जो है वो हम लोगों को बताया कि दरिया किस दरिया में पानी आता है, किन किन इलाकों से गुजर कर जाता है। तो जरा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला का मकाम है, जहां पर इस वक्त पानी की सिचुएशन क्या है, मुसलसल बहाव बढ़ रहा है। भावल नगर की सैकड़ों बस्तियां पानी में डूब गई हैं, आर्जी बंद भी पानी को रोक नहीं सके हैं और टूट गए। हमने देखा कि जो हिफाजती बंद तामीर किए गए थे आर्जी तौर पर, वो भी जो है पानी के बहाव को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। हजारों एकड़ पर फसलें और मकानात डूब गए हैं। अभी इस वक्त भावल नगर की करंट सिचुएशन है क्या, ये मोहम्मद अहमद चौधरी से जान लेते हैं। अपडेट कीजिए अहमद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी आप? बिल्कुल, भारत की जानिब से आने वाला बड़ा सैलाबी रेला जो है इस वक्त जिला भावल नगर के मुख्तलिफ जो है इलाकों से गुजर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भावल नगर माड़ी मियाँ के साहब के मुकाम पर। पानी का बहाव खासा तेज हो चुका है और इस वक्त 1,15,000 क्यूसिक से ज़ायद जो है रेला यहाँ से गुजर रहा है और पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अब जो पहले जो मुल्का आबादियाँ थी वो ज़ेरे आब आई हैं और पानी अब तेज़ी से बड़ी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर राब्ता सड़कें जो हैं वो पानी में बह चुकी हैं। हज़ारों अफराद जो है वो फंस चुके हैं और राब्ता सड़कें मुनक़ता होने की वजह से लोगों को जो है महसूर हो गए हैं। लोग, उनको जो है खाने की किल्लत का सामना है, उनके जानवरों को चारे की किल्लत का सामना है। हज़ारों एकड़ फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और लोगों के मकानात, रहायशी घर और दीगर डेरा जहाज जो है वो भी तबाह बर्बाद हो चुके हैं।
लोग खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स का जो इनेकाद किया गया है वहाँ पर जो है लोगों को सहूलियात मुयसर नहीं। अच्छा, अभी हमने जैसे आपको विजुअली और ग्राफिकली डिज़ाइन करके बड़े एक्सटेंसिव तरीके से बताया कि पाकिस्तान में भारत से जब पानी आता है तो किन किन मकामात पर एंटर होता है। अब आप ये देखें कि सैलाब जब आया तो फिर आरिफ वाला को भी डुबो दिया। अब आरिफ वाला में मकानात मुनहदिम हो गए, फसलें मिलियाँ मेट हो गई। इस वक्त आरिफ वाला की क्या सूरत हाल है, ये हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी। जी बिल्कुल, रवायती दुश्मन भारत की जानब से आबी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। इस वक्त दरिया सतलुज में आरावाला के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक से जायद का जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है, जिसके बायस दरियाई बेल्ट पर मौजूद जो देहात, बस्तियां, डेरे हैं 40 के करीब, वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं किसानों की तैयार, वो मलिया मेट हो चुकी हैं। लोग इस सैलाबी सूरत हाल के बायस नकल मकानी पर मजबूर हैं। अगर यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 की जो एहलकार हैं, जो टीमें हैं, सैलाब में गिरे मुतासरीन को, लोगों को और उनके माल मवेशियों को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इंतजामिया की जानब से भी हंगामी तौर पर दौरे किए जा रहे हैं और लोगों को ये हदायत दी जा रही है कि वो सैलाब के पेश नजर किसी महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं ताकि वो किसी बड़े नुकसान से बच सकें। जी अच्छा, फिर चाहे वो शादरा का मकाम हो, हेड सुलेमान की, हेड कादराबाद, हम देख रहे हैं कि पंजाब में रावी, चिनाब और सतलुज में जिस तरीके से मुंह जोर रेले वक्तन फवक्तन गुजर रहे हैं। अच्छा, और शायस्ता इन रेलों का जो बहाव है ये तेज होता जा रहा है। पानी की सतह अगर कम भी होती है कुछ देर के लिए, लेकिन रेले का बहाव इतना तेज है कि वो अपने जो उसके सामने जो भी आबादी आती है, फसलें आती हैं, वो उसको ज़ेरे-आब कर लेता है। आप आबादी और फसल की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि जो हिफाजती बंद बनाए गए हैं आर्जी तौर पर वो टूट रहे हैं, पुल टूट रहे हैं। तो पंजाब की सिचुएशन इट्स गेटिंग वर्स आफ्टर एवरी आवर। मैं ये कहूंगा कि हर गुजरते घंटे के बाद, बल्कि घंटे भी क्या, हमारे जब रिपोर्टर्स हमें अपडेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल शादरा के मकाम से हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आफ्टर एवरी 3 to 4 मिनट्स उनको अपनी जगह तब्दील करनी पड़ती है क्योंकि पानी इतना तेजी से आ रहा है और आए ही चले जा रहा है। रात को जो हमने मनाजिर देखे मोटरवे किनारे, जो लोग आके बैठे हुए थे बेसरो समानी के हालात में, और कोई फ्लड रिलीफ कैंप नहीं था उनके आसपास। माल मवेशी जितने ला सके, जो उनके हाथ आया अपने घर से वो उठा के ले आए। मनाजिर ये आपके सामने है। तो ये पंजाब की तमाम सूरत हाल है, पंजाब की सूरत हाल है। इस बारे में जाहिर है अपने नाज़रीन को मज़ीद हम आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की लागत से जो फ्लड वार्निंग सिस्टम खरीदा गया था वो 15 साल से पहले बना हुआ है। अब कई सवाल हैं लेकिन जवाब जो है वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिस्टम स्वात इंतजामिया ने करोड़ों रुपए की लागत से खरीदा, कहाँ है? 15 साल हो गए हैं, किसी को खबर नहीं है। दरियाए स्वात में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है वो 15 साल, वही हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि 15 साल हो गए लेकिन वो सिस्टम किधर है वो नहीं पता। वो सिस्टम नष्ट नहीं हुआ। करोड़ों की लागत का ये मंसूबा था जो कि फाइलों में ही दफन है अभी तक। और दरियाए स्वात में 2010 के तबाहकुन सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये कदम उठाया गया था कि अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम खरीदा जाए। अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम खरीद लिया गया लेकिन वो कहाँ है कुछ पता नहीं। मेरे ख्याल से शायद वो अभी तक हमारे फाइलों में ही है। मेरे ख्याल से द पॉइंट इज के फैसले हो जाते हैं, इकदामात इज द मेन थिंग कि उस पर इकदामात कब से होंगे, उसकी एग्जीक्यूशन कब होगी प्लान की। हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद, बताइएगा कि महकमा आबबाशी को बाज़ाब्ता जो खत लिखकर वजाहत तलब की गई है उस खत में क्या लिखा है? साइम, इस तरह है कि 2010 में जब खतरनाक सैलाब आया तो उसके बाद मरकजी हुकूमत, उस वक्त की मरकजी हुकूमत जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की थे, और उन्होंने मुल्क भर में डोनर ममालिक के ताउन से 300 अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम की तनसीब का ऐलान किया गया था, जिनमें 2 अर्ली फ्लड सिस्टम जो है वो स्वात में लगानी थी, जिनमें एक मदेन के मुकाम पर और एक ख्वाज़ाखिला के मुकाम पर लगाया जाना था। लेकिन उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी जो कि हर वक्त सिर्फ इस बातों में होते हैं कि हुकूमत को लुकमा दे, उनको चेक कर दे, तो इस वजह से वो उनकी तनसीब ताहार न हो सकी। इस सिलसिले में जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, जो मुहकमा पाशी है या दीगर जो मुहकमे है, जब उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई या इंतजामिया से राबिता किया गया, तो उनके तमाम तर जितने भी नंबर थे वो बन जा रहे
थे और वो इस सिलसिले में टाल मटोल से काम ले रहे थे। लेकिन जो अर्ली फ्लड सिस्टम की तनसीब थी वो 15 साल गुजरने के बावजूद न हो सके। अगर उसकी तनसीब की जाती तो 2010 के बाद 2016 में, 2019 में, 2021 में और अब 2025 में 2 माह में 2 मरतबा इस तरह खतरनाक सैलाब आना इस बात। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि करोड़ों रुपए की लागत से खरीदा गया ये जो फ्लड अलर्ट वार्निंग सिस्टम था, ये अभी तक सिर्फ कागजों में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी किसी सतह के ऊपर भी अभी तक एग्जीक्यूशन का काम नहीं शुरू हुआ। और शहजाद, इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि महकमा आबपाशी को जो ये खत लिखा गया था और जो उनसे वजाहत तलब की गई थी, महकमा आबपाशी ने इसका कुछ जवाब दिया? अभी तक जो खत महकमा आबपाशी को इस हवाले से जारी किया गया उसकी तो कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। लेकिन जब मेरा महकमा आबपाशी के अफसरान से राबिता हुआ तो उनका कहना है कि ये मशीन ताहाल सवात आई नहीं है और उनमें तो जो इंतजामिया है उनका कहना है कि ख्वाजा-ए-खिला के मुकाम पर इस मशीन की तनसीब हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ख्वाजा-ए-खिला में टेलीमेट्रिंग मशीन लगाया गया है जो कि मैनुअली एक आदमी बैठकर उसको नोट करता है। और इस दफा 2025 के सैलाब के बाद सूबाई हुकूमत ने ये ऐलान किया कि ख्वाजा-ए-खिला के मुकाम पर डिजिटल टेलीमेट्रिंग लगाया जाएगा जिससे ऑटोमेटिकली सैलाब का जैसी सतह बुलंद होगी, सैलाब आएगा तो उसका इंतजामिया को ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा। लेकिन इंतजामिया को ये भी पता नहीं है कि ख्वाजा-ए-खिला में लगा हुआ सिस्टम जो है ये अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम है या टेलीमेट्रिंग है। तो जो महकमा आबपाशी है वो भी खबर है, इंतजामिया भी खबर है। अच्छा, सभी बेखबर दिखाई दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि वो मशीनरी जो है वो स्वात आई ही नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मशीनरी खरीदी गई थी? उस वक्त इसके लिए करोड़ों रुपए डोनर ममालिक ने दिए थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इस वजह से कह रही थी कि 2006, 7, 8 और 9 में यहाँ पर दहशत गर्दी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम हम लगा दे तो वो दहशत गर्दी को उनको खतरा है कि दहशत गर्द उनको तबाह कर लेंगे। उसके बाद कागजात तक तो ये मशीन और वो खरीदे गए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि ये हकीकत में जो अर्ली फ्लड सिस्टम है ये खरीदा भी गया है या नहीं खरीदा गया है। आपसे इसका फॉलोअप हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम जो सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे। और करोड़ों रुपए लागत से एक फ्लड अलर्ट वार्निंग सिस्टम खरीदा गया और अभी तक ना उसकी कोई मशीनरी मंजर आम पर आई है, वो सिर्फ कागजों वो खरीदा भी गया या नहीं ये भी एक सवाल है। वो 15 करोड़ कहाँ चले गए? 15 साल हो गए इस बात को। 2010 के बाद ये मामला था कि अर्ली फ्लड अलर्ट वार्निंग सिस्टम जो है वो खरीदा जाए और वो नस्ब किया जाए, लेकिन उसके बाद सूरत हाल कितनी खराब हुई। लेकिन वो जो सिस्टम है वो कहाँ है कहाँ नहीं है वो किसी को कुछ पता नहीं। एट द एंड ऑफ द डे रिसीविंग एंड पर कौन है? अवाम और गरीब अवाम। हम जैसे लोग जो मतलब जो फैमिलीज भुगतती हैं, जो अपनी तफरीही पर्पसेस के लिए जाते हैं ऐसे नॉर्दर्न एरियाज में, वो भुगतते हैं। खैर, स्पार्को ने सैलाबज़दा इलाकों की कुछ तस्वीर शेयर की हैं हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। पंजाब में जिस तरीके से सैलाब आया, जिस तरीके से तबाही आई, ये आप डिजिटल इम्प्रिंट्स अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जमीन आपको नजर आ रही होगी। द ग्रीन पार्ट इज द अर्थ एरिया बिफोर फ्लड एंड देन दिस इज द आफ्टर फ्लड पिक्चर व्हिच इज द ब्लू वन। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो जमीन थी वो ढक गई है पानी से, मतलब वी कैन नॉट सी अ पीस ऑफ लैंड इन दिस। ये देखें आप, कहीं पर आपको जमीन का टुकड़ा भी नजर आ रहा है। अच्छा, एक तो मॉनसून के स्पेल की शिद्दत की वजह से और दूसरा फिर भारतीय आबी जारहियत के सबब जो पानी छोड़ा गया भारत की जानिब से और दरियाओं की जो सूरत हाल बनी और दरियाओं की जो सूरत हाल थी जिसकी वजह से मकामी आबादियां ज़ेरे आब आईं। और ये वही मकामी आबादियां ही हैं जो कि अब पानी की नज़र हो गई हैं। और अब जिसे कहते हैं ना, ज़मीन का हिस्सा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। और नसाइन, हमेशा हम एक बात कहते रहते हैं कि डैम बनना जो है वो नागुज़ीर है। अगर डैम बनाए जाएं, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, इस पानी को सेव किया जाए, तो ये पानी जो है वो अजाब की बजाय जो है वो रहमत भी बन सकता है। बिल्कुल, इस हवाले से भी हम बात करेंगे मजीद अपने प्रोग्राम में। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा और बाखबर सवेरा के पेजेस को
तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप शेयर कर लें, आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो आप हमें दोबारा भी देख सकें। मंडे टू फ्राइडे आप हमें देख सकते हैं 9:03 पर लाइव, और सैटरडे संडे आप हमें देखते हैं रिपीट प्रोग्राम्स, द बेस्ट सेगमेंट्स ऑफ द इंटायर वीक। हम बात कर रहे थे पिछले घंटे में सैलाब के हवाले से, पंजाब में जिस तरीके से सैलाब में तबाही मचाई, मनाजर भी आपके सामने हैं, तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने हैं। ARY न्यूज़ ने आपको रखा है लम्हा ब लम्हा बाखबर। तमाम टीम्स इस वक्त फील्ड में मुतहरिक हैं, रिपोर्टर्स आपको गाय बगाए आपको एवरी आफ्टर एवरी 30-40 मिनट्स आपको करंट सिचुएशन से अपडेट करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जब शाहदरा के मकाम पर पहुंची, उन्होंने तमाम तर इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। वो कश्ती में खुद बैठी, उससे पहले फ़िज़ाई दौरा भी हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का, उनको ब्रीफिंग दी गई चेयरमैन NDMA की जानिब से। जब प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी वज़ीर आला पंजाब, तो उन्होंने कहा कि आज महसूस हो रहा है कि हमें डैम्स की कितनी अशद ज़रूरत है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये बात बोली कि कल के दिन में यही बात कही कि हमें डैम्स की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने भी ये बात बोली कल ही के दिन में कि हमें इस वक्त डैम्स हमें मतलब नेसेसिटी है हमारे लिए, हमें वो वांट नहीं है, इट्स द नीड ऑफ द आवर। अब डैम्स क्यों नेसेसरी हैं? आप देखें कि पाकिस्तान के पास छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 150 डैम्स इस वक्त मौजूद हैं, जो कि नाकाफी हैं। 150 स्टिल नाकाफी। डैम्स करते क्या हैं? एक तो आपकी इरिगेशन में आपको मदद प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडली पावर जनरेशन में आपको मदद प्रोवाइड करते हैं, थर्डली फ्लड के अंदर फ्लड को कंट्रोल करने में आपको मदद प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पानी वो स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं, थर्डली वाटर सप्लाई में आपको मदद करते हैं। वाटर सप्लाई वो कि जो कि बाद में हम तक पहुंचता है पानी, जिसको हम अपने डेली जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के मेजर डैम्स का आपको पता होगा, तरबेला, मंगला एंड रावल डैम्स, ये तो हमने बचपन में सोशल स्टडीज की किताबें में पढ़ा था। पाकिस्तान के वो डैम्स जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनमें दियामिर भाषा आ जाता है, मोहम्मद आ जाते हैं, दासू डैम्स आ जाते हैं। हमें मजीद डैम्स की जरूरत है क्योंकि जब पाकिस्तान के पास एक्सेसिव वाटर होता है, एवरी ईयर मॉनसून स्पेल्स में वो पानी जाया हो जाता है, वो पानी हमारे किसी काम नहीं आता और हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है वो पानी जाया होने की वजह से। तो अच्छा, वज़ीर आज़म ने डैम बनाने के हवाले से क्या कहा था, और इस बारे में जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा था, CM KP ने क्या कहा था, जरा पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं, फिर इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है, इसके लिए हमें बगैर वक्त ज़ाया किए उसकी तैयारी करनी चाहिए। दियामिर भाषा डैम है, मोमन डैम है, तो चनियोट में आपके पास 1-2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। नॉर्थ में छोटे छोटे डैम हम बना सकते हैं। लोगों की जिंदगियों को महफूज करने के लिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए। हमने जितना पैसा सैलाबों के चक्कर में लोगों के कंपेंसेशन में लगाया है, इतने में इतने डैम बन गए होते कि ये जो पानी हम पे अल्लाह माफ करे अजाब बन के आता है, ये हमारे लिए अजाब ना बनता बल्कि नेमत बन जाता। So the good thing is everyone is emphasizing कि जी डैम बनने चाहिए, सियासत से बालातर होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने भी इस बारे में बात की, गवर्नर सिंह ने भी इस बारे में बात की, सभी जो है वो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं पहले ज़रा वो भी सुन लीजिए। हमें सबको सर जोड़ बैठना पड़ेगा, तमाम सियासी कुव्वतों को, ताकतों को, और फैसला करना होगा कि हमें कितनी जल्दी मजीद डैम बनाने चाहिए और हम सब इस पर काम करें। अगर हम डैम्स बनाते फ्लडिंग से भी बच जाते और हाइडल से हमें सस्ती बिजली भी मिलती, लोग बेचारे परेशानी में भी ना होते। डैम्स के हवाले से इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, हर साइड से बजट काट के ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाने चाहिए। अच्छा, ये आपने देखा तमाम तर सियासी रहनुमा जो हैं वो इस बात पर तो चलो एटलीस्ट इस एक पेज के ऊपर हैं कि भाईजान इस वक्त हमें डैम्स की अशद ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी कल इस बात पे बड़ा एम्फेसिस किया कि हमें इस वक्त डैम्स की ज़रूरत है। डैम्स हमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। हम जो हर साल इतना पानी ज़ाया कर रहे हैं, इससे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पावर जनरेट कर सकते हैं, इससे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान से बच सकते हैं जो हमें हर साल हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साइम। अच्छा जी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वाबदा शकील दुरानी साहब।
शकील दुरानी साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। जो इस वक्त हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं, पर्टिकुलरली पंजाब की, जब भारत की जानिब से आबी रैला छोड़ा गया, उसके बाद जो रावी की सूरत हाल है, जो सतलज की सूरत हाल है, जो चनाब की सूरत हाल है, यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में आप क्या कहते हैं कि ये जो आबी मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए नए डैम्स कितने नागुज़ीर हैं? जी हाँ, पानी के ज़ख़ीरा का करने के लिए नए डैम्स तो की ज़रूरत तो है, लेकिन देखिए अभी जो बड़े सैलाब आए हैं रावी में और सतलज में, उस पर तो डैम नहीं बन सकता। वो तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हिंदुस्तान के हवाले है उसका पानी। जो चिनाब है उस पर भी कोई ऐसी अच्छी साइट नहीं है जिस पे एक बड़ा डैम बनाया जा सके। वो एक दफ़ा मैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ चिन्योट गया था, वो लोग कहते थे चिन्योट में एक डैम बन जाए, लेकिन अगर वो जगह भी मौजूद नहीं थी डैम के लिए। छोटा सा डैम तो बन सकता था, लेकिन बहुत सी जरी ज़मीन उसके नीचे आती थी। तो जैसे आपके प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने कल बात की, अभी आपको पानी, चिनाब का पानी ज़ेर ज़मीन स्टोर करना पड़ेगा। जो पुराने डिसयूज वाटर चैनल्स हैं या पुराने बेड्स रिवर हैं, उसमें पानी ग्राउंड वाटर, अंडर वाटर, जिसको कह रहे थे रिचार्ज पाकिस्तान, बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक बात कर रहे थे, रिचार्ज पाकिस्तान करना चाहिए। लेकिन जो झेलम रिवर है उस पे तो जो मंगला डैम रेजिंग की वजह से 28 लाख एकड़ फीट पानी एडिशनल स्टोर होता है। इसके बाद झेलम रिवर पे भी कोई गुंजाइश नहीं है नए डैम बनाने की, क्योंकि अभी उसकी जो कैपेसिटी बढ़ गई है तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फीट, तो वो भी 4 साल में एक दफा फिल होगा। अब बात आ जाती है दरियाए काबल पे और दरियाए स्वात पे और इंडस पे। अभी काबल रिवर पे 1961 में वर्षक डैम बना था, जो कि फुली सिल्टेड हो गया है, उसमें भी पानी जखीरा करने की गुंजाइश नहीं है। जो स्वात रिवर है उस पे मोमन डैम पे काम शुरू है और अगले 2-3 साल में वो वहाँ पे भी तकरीबन 8 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर हो सकेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर दूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब के ज़माने में पाकिस्तान में बहुत से डैम बने थे। कम से कम 8 डैम्स पे उन्होंने काम शुरू किया था, जिसमें मंगला डैम रेजिंग भी था, गोमल भी था, अलाई फोर्ट, दुबेर फोर्ट, खान फोर्ट था और कुरमतंगी था। तो मंगला डैम रेजिंग का मैंने जिक्र कर दिया। लेकिन अभी जो ज़रूरत है वो ये है कि जो काबल रिवर का पानी है वो किधर भी स्टोर नहीं हो रहा। अभी काबल रिवर का पानी सिर्फ एक जगह स्टोर हो सकता है, वो है कालाबाग। ठीक है, इंडस पे हमने काम शुरू कर दिया है। दासू है तो रन ऑफ द रिवर, लेकिन उसमें भी 1 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर हो सकता है। और जो जामिर बादशाह डैम है उस पे तो कोई 6.5 मिलियन 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर हो सकता है। इसके बाद श्योक है वो स्कर्दू के ऊपर, लेकिन वो बात की बात है। अब मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हम पानी स्टोर करें काबल रिवर का, जिसमें 18 मिलियन एकड़ फीट पानी साल का आता है और वो किधर स्टोर नहीं हो रहा। और इंडस, और इसके लिए सबसे मौजूद जगह कालाबाग है। अब ये इट्स नॉट फ्री चॉइस, इस पे बात आपको करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़ेगा। और जो खदशात हैं, जो मेरे तो ख्याल में जितना मैंने स्टडी किया है कोई इतना कोई ज़्यादा खदशे नहीं है इसके, क्योंकि केपी को मेरे ख्याल में किसी किस्म का नुकसान नहीं है। केपी की सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स को, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, टांग, ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बनाना चाहिए कालाबाग। अच्छा शकील दुरानी साहब, एक बात बताइए, आपने कहा कि इंडस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वो हम रावी पर या फिर सतलज पर जो है वो डैम नहीं बना सकते। सर, रावी और सतलज तो इंडिया से आ रहे हैं ना। अब जिस तरह से आबी रैला भारत छोड़ता है तो उसमें नुकसान तो आवाम का होता है, जो सूरत हाल बनती है। तो अगर उस पानी को स्टोर करने के लिए फिर अगर डैम नहीं बना सकते और उस पानी को यूटिलाइज करने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, डैम तो बन ही नहीं सकता ना, प्लेन इलाका है, प्लेन इलाके में आप डैम कैसे बनाएंगे?
ना रावी, ना चिनाब, ना सतलज, इस पे जो ये जो पाकिस्तान में एंटर होते हैं, इस पे तो डैम बन नहीं सकता। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि चिनाब रिवर पे भी चन्योट इज अ वेरी अनसूटेबल साइट, वहाँ पे भी आप डैम नहीं बना सकते। अभी जो एक्सेस वाटर है जो हिंदुस्तान से भी आ रहा है, तो इसका एक ही स्टोरेज का तरीका है वो अंडरग्राउंड स्टोरेज हो, जिसको कंटेनर डैम भी कहते हैं, और कल आपके प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ था। तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है, हालांकि दुनिया में कम जगह पे है, लेकिन हो सकता है वो इस पानी को आपको अंडर वाटर स्टोर करना पड़ेगा। उसके फायदे भी हैं, और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अंडर वाटर स्टोर करेंगे तो इसमें एवेपोरेशन नहीं होगी, और इसके 2-3 तरीके हैं जिसके तहत अंडर वाटर स्टोर हुआ ये पानी स्टोर हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है जी ये, क्योंकि अब पानी जो है इस साल तो बहुत पानी आ गया है, लेकिन आपको तो पता है कि 1951 में जो पर हेड पानी था उससे तकरीबन चौथा हिस्सा भी नहीं रहा अभी। तो हमें तो जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, और किसी हुकूमत ने पिछले 30-40 साल में इसके लिए कुछ काम नहीं किया, जब तक जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगी आपको ये प्रॉब्लम रोज बरोज बढ़ता रहेगा। आप 2-4 डैम और ही बना लें, लेकिन मसला और संगीन होगा, क्योंकि पानी इज फाइनाइट। और ये तो इस साल तो खैर वो सैलाब आ गए हैं, लेकिन हर साल तो सैलाब नहीं आते। पानी को स्टोर कैसे करेंगे? शकील साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ एक बात मुझे ज़रा मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा। आपने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत सतलुज और रावी पर हम डैम नहीं बना सकते, चनाब पे डैम बनाने की जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़रई ज़मीन जो है वो उसको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने का ख़दशा मौजूद है। अब ये बताइएगा कि हर साल भारत तो पानी छोड़ देता है, अब वो पानी पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से गुजरता है, तबाही पाकिस्तान में मचाता है। हम क्यों नहीं रावी और सतलुज के ऊपर डैम बना के उस पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं? मैंने आपसे अर्ज किया कि रावी और सतलज ये हैं तो तकरीबन टोटली डाइवर्ट हो गए हैं हिंदुस्तान की तरफ, राजपूताना की तरफ और ईस्ट पंजाब की तरफ। एक तो उनमें नॉर्मल ईयर में पानी आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लड का पानी आ जाता है, वो भी उन्होंने कहा है कि उसको भी बंद कर देंगे। लेकिन अगर वो पानी आ भी जाए तो वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, डैम सिर्फ पहाड़ों में बन सकते हैं जी। तो जमीन पे प्लेन पे तो डैम बन ही नहीं सकता जी। और जैसे मैंने कहा चिन्नौट जैसी जगह सूटेबल नहीं है, तो रावी सतलज के लिए कैसे सूटेबल होगी? ठीक। अच्छा शकील दुरानी साहब, सैलाब को रोकने समेत क्या समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में डैम हेल्पफुल होते हैं? जी हाँ, देखिए डैम, अभी आप देखिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अगले 80 साल 100 साल में ये ग्लेशियर्स कंप्लीटली पिघल जाएंगे। और जैसे इस साल से शुरू हो गया, आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर तकरीबन 80 साल में 70-80 साल में ग्लेशियर्स तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे जी। जैसे चाइना में, वेस्टर्न चाइना में ग्लेशियर्स ने रिसीड करना शुरू कर दिया है, 6-6 किलोमीटर पीछे हो गए हैं। तो अगले कुछ सालों में तो पानी ज़्यादा होगा, तो हमें डैम बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो ग्लेशियर जब पिघल जाएंगे और फिर पानी कम हो जाएगा दरियाओं में, फिर आप क्या करेंगे? उस वक्त हमारी आबादी होगी तकरीबन 50 करोड़। तो 50 करोड़ को आप खुराक कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे? उसके लिए फिर आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि सऊदी अरेबिया और इजराइल कर रहे हैं आजकल, कि आपको समुद्र का पानी डीसैलिनाइज करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो महंगा प्रोसेस तो है, लेकिन अभी सोलर पैनल से गुजारा हो जाता है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फौरन उस पर भी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और जो सिंध और बलूचिस्तान के सदर्न मोस्ट एरियाज हैं, बदीन हो गया, थटा हो गया और दसबेला और ये गवादर, ये इलाके जो हो गए हैं, यहाँ पे हमें सोलर बेस्ड डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स बड़े स्केल पे बनाना पड़ेगा। उसका पर लीटर कॉस्ट ज्यादा होता है, तकरीबन $1 होता है, लेकिन वो पर लीटर $1 जो कि बहुत महंगा है, लेकिन वो अभी हमें करना पड़ेगा और ऐसे उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म वही है
ابھی آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں ایک جگہ ایک ڈیم ہے ہنگول سے اگر آپ ہنگول پہ ڈیم بنا لیتے ہیں تو اس کے نیچے کوئی تقریباً 2-4 لاکھ ایکڑ زمین بھی ہے جس میں زرعی زمین. تو ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی ڈیمز پہ. دیر از نو سبسٹیوٹ فار ڈیمز. جیسے میں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کو آپ کو بنانا پڑے گا. کابل ریور رائٹلی سیڈ. So thank you very much شکیل درانی صاحب for taking out time for باخبر سویرا. اور ڈیمز ہماری ضرورت ہے. ڈیم اس وقت جو ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں, ڈیم ہماری لائف لائن اگر کہیں نا تو غلط نہیں ہے, اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بلکہ مستقبل کے لیے. میں تو یہ سوچ کر اٹ از ویری الارمنگ ایز شکیل درانی صاحب سیڈ کہ اگلے 70 سے 80 سالوں میں آپ کے جتنے گلیشیئرز ہیں وہ پگھل جائیں گے. جو یہ ریزروائرز ہیں پانی کے, یہ کہاں جائیں گے اگر ہم ڈیم نہیں بنائیں گے؟ تو ڈیم بنانا بہت ضروری ہے. شکیل درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا, چیف منسٹر پنجاب نے کہا, کے پی نے کہا, پھر بلاول بھٹو صاحب بھی یہی فرما رہے تھے, اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اب وہ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں, اس بات کی ضرورت پر زور بھی دے رہے ہیں, اور جو ہماری جو کامیابی ہے اور جو ہمارا پڑوسی ہے اس کو جواب دینے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی جو واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا ہوگا. اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اب اس پیج پر آ گئے ہیں کہ سیاسی مفاد سے بالاتر ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیم بنائیں. اچھا, ہمارے پڑوسی کی شرارت سے ہمارے ہاں سیلاب آ جاتے ہیں, امن و امان تباہ ہو جاتا ہے, لیکن جب ہم کوئی مثبت کام کریں نا تو پڑوسی کو مرچیں بہت لگتی ہیں. یہ بات ہم نے نوٹس کی ہے, آگ بہت لگ جاتی ہے نا ایک دم سے. اب ذرا بات کرتے ہیں, چلے جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ادویات کے حوالے سے. ادویات بھی ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہیں, اور ادویات ماہانہ بنیاد پر جس طرح سے مہنگی ہو رہی ہیں, کوئی اتھارٹی ادویات بنانے والی کمپنیوں کی منمانی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روکنے والی اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے. ادویات بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ از خود ادویات مہنگی کر رہی ہیں. شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, بون میرو سمیت مختلف موذی امراض ہیں جن میں استعمال ہونے والی جو ادویات ہیں جو کہ لازمی ادویات ہیں, ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نیوروبیان انجیکشن کی جو قیمت ہے وہ 1100 روپے سے بڑھا کر 1400 روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح فلیجل ٹیبلٹ جو کہ اکثر اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے تو آپ استعمال کرتے ہیں, اس کے پیکٹ کی جو قیمت ہے وہ 803 سے 923 روپے ہو گئی ہے. خون کی کمی کے لیے استعمال ہونے والا جو کیپسول ہے سینگو بیان جسے کہتے ہیں, اس کی قیمت 230 سے 300 روپے ہو گئی ہے. پونسٹان فورٹ پیک جو ہے وہ 865 سے 1095 کا ہو گیا ہے. پونسٹان تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کو بخار ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پونسٹان جو ہے وہ لازمی طور پر آپ کے گھر کا حصہ ہوتی ہے. اب جو سادہ پونسٹان ہے جی وہ 1800 سے 2108 روپے کی کر دی گئی ہے. یہ چند مثالیں ہیں. اس کے علاوہ روزمرہ استعمال کی ادویات میں ہونے والے اضافے کی فہرست جو ہے وہ بہت لمبی ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہوش ربا اضافہ اتنا, مطلب 2-2, 3-3, 4-400 روپے تک آپ نے روزمرہ کی دوائیوں میں بڑھا دی ہیں. بات کرتے ہیں, انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور بتائیے گا, روزمرہ کی جو دوائیاں ہیں, ادویات ہیں, اس میں کس حد تک پرائس ہائک دیکھ رہے ہیں؟ جی شائستہ صاحب, دیکھیں بہت ساری ادویات تو آپ نے خود گنوا دی, لیکن 2 انتہائی اہم چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کر دوں, کیونکہ اس وقت کینسر کے امراض بڑی تیزی سے جو ہے اس خطے کے اندر اور اس کے اندر بالخصوص پھیل رہے ہیں. اس کی وجہ سے ادویات کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے گی تو وہ انتہائی بلند ترین سطح پر ہے. جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ جب حکومت کی جانب سے ادویات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا تو یہ ذمہ داری بن رہی تھی بنیادی طور پہ فارماسیوٹیکل فرم کی کہ وہ ایک مخصوص تعین کے ساتھ ادویاتی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا, ادویاتی قیمتیں فارماسیوٹیکل کمپنی اور مقامی فرم کے ہاتھ کے اندر آئیں تو انہوں نے منمانی کا سلسلہ شروع کر دیا. اب صورتحال یہ نہیں ہوتی کہ سال میں 1 مرتبہ, بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ اگر آپ قیمتوں کے اوپر 2 سے 3 روپے یا 50 سے 60 پیسے بڑھاتے جائیں تو مہینے کے آخر کے اندر آنے والی یہ قیمتیں انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. اگر قیمتوں کے تعین کی بات کریں گے تو یہ ویری کرتی ہے 5%, 10%, 15%. 2 انتہائی اہم ضروری ادویات ایسے افراد, ایسی خواتین, وہ مرد کے جن کی عمریں 50 سال سے زائد ہوتی ہیں کہ جن کا بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا, ان کو ایک انجیکشن دیا جاتا ہے, اس کا نام ہے ایزاسیٹاڈین. ایزاسیٹاڈین کی قیمت 6 سے 8 ماہ قبل 14,000 روپے تھی, جس کو بڑھا کر اچانک 32,000 روپے کیا گیا, اور اب اس کی نئی جو قیمت ہے وہ گئی ہے 35,400 روپے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے نجی اسپتالوں کے اندر فارماسیوٹیکل کمپنیاں ایک انٹروڈیوس کرواتی ہیں ایک لوگوں کے لیے, مریضوں کے لیے ایک فارمولہ
کہ ایک کے اوپر 2 इंजेक्शन फ्री दिए जाएंगे, तहम गुलशन इकबाल में वाक़ 2 बड़े निजी अस्पताल उस सूरत हाल से मरीजों को आगाह नहीं करते और उनसे पूरी वजह क्या कीमतें बताई वसूल करते जाती हैं। है? कीमतें एकदम से बढ़ा देते हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कीमत बढ़ जाती है, वजह क्या बताते हैं? देखें, पहले ये इख्तियार डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी वफाकी वजारत सेहत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के पास था और उस वक्त खासा एतराज़ सामने आया था फार्मास्यूटिकल फर्म का और मुकामी फर्म का और मल्टी नेशनल कंपनियों का कि हुकूमत जो है वो अदवात की कीमतों का तयन ना करे, अदवात की कीमतों को वो डी रेगुलेट कर दें, इख्तियार उन कंपनियों को दे दिया जाए। जब हुकूमत ने ये ताउन किया, ताउन बहुत हद तक किया, इसके बाद हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी और हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ये जो अब मल्टी नेशनल कंपनियाँ हों, लोकल फर्म हों या अदविया साथ इदारे हों, इन्होंने इस डे रेगुलेट का फ़ायदा उठाया और अब जब चाहते हैं कीमतों का तयन को आगे पीछे कर देते हैं। कीमतें कम तो नहीं करते, अलबत्ता कीमतों को में इजाफे का सिलसिला बरकरार रहता है। इसके लिए नेशनल हेल्थ सर्विस, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान और डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ साथ चारों महकमा सेहत को इस तमाम तरह सूरत हाल पर बहरहाल तवज्जो देनी होगी। ये वो अद्वियात है जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तियाब नहीं है और साथ साथ अगर बात करेंगे सिंध के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ भी कैंसर के अमराज से मुताल्लिक़ बिलखुसूस अद्वियाती कमी का सामना भी है। जी ठीक है अनवर खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और मैं इस कश्मकश में मुब्तला था इस पूरे लाइव सिचुएशन के अंदर जब अनवर खान हमें अपडेट कर रहे थे कि गरीब आदमी की पहुंच से, आम शहरी की पहुंच से अब अद्वियात भी दूर हो गई हैं। आप देखें रोजमर्रा की इस्तेमाल की अद्वियात, पॉन्स्टोन, फ्लेजिल, सेंगोबियान, ये छोटी छोटी दवाइयां हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हम ये बात कर रहे हैं जो अब जिस तरह से अनवर बता रहे थे कि आजकल जो है वो कैंसर का मर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और जो कैंसर के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो भी आए रोज़ जो है वो इतना ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। खुदा ना ख्वास्ता एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को ये मूजी मर्ज लाहक हो जाए तो वो अपने लिए खाने का इंतजाम करेगा या फिर वो अपने लिए अद्वियात का इंतजाम करेगा। ये बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो डिसाइड कर रही हैं कि क्या कीमतें होंगी। ड्रैप इज आउट ऑफ द सिचुएशन एंड सो इज द महकमा सेहत। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप यहीं पर रहिएगा हमारे साथ। खेल के मैदान का रुख करते हैं और शारजा के मैदान में ट्राई सीरीज की आज तारीखी जंग होने जा रही है। तीनों कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई की है। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा ये कह रहे हैं कि वो फैंस को मायूस नहीं करेंगे। क्या कहते हैं जरा पहले वो सुनवा देते हैं। बिल्कुल। Preparation for the Asia Cup, playing great teams, so it's going to be challenging. पाकिस्तान क्रिकेट टीम से फैंस भी नाराज हैं। मुझे लगता है ये लोगों की ओपिनियंस हैं, एक अच्छी टीम नजर आएगी आपको खेलती हुई। अच्छा, अब ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई इसके अंदर ट्राई सीरीज़ के तीनों कप्तान मौजूद थे। अफगानिस्तान के कप्तान भी थे, यूएई के भी थे, पाकिस्तान के सलमान अली आगा भी थे। अच्छा, शारजा की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी इसमें बाकी कप्तानों ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। है कि हम लोग इधर टफ टाइम देंगे सबको, हम लोग जितने भी जाएंगे और जीतेंगे भी। T20 किसी का गेम नहीं है, जिस दिन जो अच्छा करेगा उस दिन पे वो जीतेगा। तो जनाब इस तमाम तर सिचुएशन से हम बात भी करेंगे इस हवाले से, लेकिन हम आपको जरा एक दफ़ा सुनवा दें कि चलें हम आप चलते हैं हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी नहीं हमारे साथ साबिक क्रिकेट तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा शारजा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ग्राउंड साबित हुआ है। अमूमन हमने ये देखा है, अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखें तो किस तरह देखते हैं अफगानिस्तान के साथ अब जो पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये एक ऐसा बैटल है, ऐसी जगह है जहाँ पे हम हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा मैचेस हमने हराए हैं और यस ये ग्राउंड हमारे लिए लकी जरूर है, बट बहुत अरसे से हम लोग जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग सोचते ही रहते हैं कि क्या होना है, क्या होगा, क्या नहीं। उस टाइम में तो हम डेफिनेटली कह सकते थे कि हाँ जी हम हावी हैं और ख़ास तौर पे इंडिया जैसी टीम पे। बट जिसकी आप बात कर रहे हैं यस एक मुश्किल ज़रूर है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि मोरल हाई होना चाहिए, भूल जाना चाहिए, बट दिल में एक थोड़ा सा रहता है कि यार पीछे हमने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पाकिस्तान इसमें अच्छा करेगा, डेफिनेटली अच्छा करेगा और उसमें यकीनी तौर पर थोड़ा सा जो पहले भी हम बात करते रहे इस टॉपिक पे कि आप कॉम्बिनेशन ऐसा खिलाएं जिस पे सबको रिजर्वेशन थी, एक कॉम्बिनेशन ऐसा खिलाएं कि जिससे कि पता चले आप
सारे ऑलराउंडर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो आपके लिए जरा नुकसानदेह है। आप स्पिनर इस्तेमाल करें, वहाँ स्पिनर का काम काफी है। तो आई होप, मुझे तो उम्मीद है, जाहिर है उस वक्त डोमिनेट जरूर वो कर रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी अफगानिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग, ऑलराउंडर और स्पिनर भी उनके बहुत ही जबरदस्त हैं। मगर ये सब भूल के जो है एक नए सिरे से आज शुरू करें। आपको एक मौका मिला है, एशिया कप से पहले आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें हार जीत अपनी जगह होती है, मगर एक प्रॉपर टीम खिला के आप हार जाए ना तो कोई बुराई नहीं होती। बट मुझे कभी उम्मीद है कि ये ऐसा फॉर्मेट है कि पाकिस्तान हरा सकता है। तो तौसीफ भाई, विकेट कैसी देख रहे हैं? फास्ट और स्पिन बॉलिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये पिचेज दोनों को हेल्प करती है। फास्ट बॉलर को इसलिए करती है कि थोड़ा सा जल्दी जो है गेंद पुराना होता है, फिर रिवर्स स्विंग भी हमें नजर आने लगता है वहां पे, और स्पिनर का डेफिनेटली होता है। बट हमारे टाइम में स्पिन तो बहुत ज्यादा नहीं होता था, बट ये जरूर था कि गेंद फंस के आता था थोड़ा। और इसमें सबसे मेन चीज क्या है, इसमें यह है कि ये ग्राउंड थोड़ा छोटा है। लंबी हिटिंग जो करेगा ना और प्रॉपर हिटिंग करेगा, जाहिर है स्पिनर ट्रबल जरूर करते हैं, लेकिन ये ग्राउंड थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा भी अच्छा हिट मारते हैं तो फिर ग्राउंड के बाहर ही चली जाती है। तो दूसरे मुकाबले में, यानी कि हम अबू धाबी या दुबई की बात करें, उसमें छोटा ग्राउंड तो एडवांटेज है। लेकिन सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा खराब खेल रहे थे, इसलिए लोगों को खदशा जरूर है और दिनों में यही है। बट मुझे तो बहुत होप है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराए। तौसीफ भाई, हम कम्बिनेशन की बात कर रहे थे, अब हमने देखा है कि ज़रा रेस्ट दिया गया है सीनियर खिलाड़ियों को। बाबर रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ, और जो यंग टैलेंट है उसको भी हम आजमाएंगे। आजमाया तो हमने हुआ है, लेकिन हम उसको बड़ा मुतहरिक देखेंगे इन मैचेस के अंदर, ट्राई सीरीज के खास तौर पर। क्या उम्मीदें आपकी, अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें? देखिए, टीम का कॉम्बिनेशन जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त आप डिफरेंट उससे जा रहे हैं। आप जा रहे हैं साइम से, जा रहे हैं साहबजादा से, जा रहे हैं, फिर आप फखर जमान को खिला रहे हैं। मेरी अपनी ख्याल ये है कि आप हारिस जो विकेट कीपर हैं, अगर है उनको आप ऊपर भेज के देखें, यानी 3 नंबर पे साइम, साहबजादा, हारिस को ऊपर बैठ के देखें। उनकी हिटिंग लगती रही है, इस टाइप की पिचों पर काफी लगती रही है। और जाहिर है फिर हसन नवाज आ जाते हैं, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, और फिर उसके बाद बॉलिंग हमारी आनी शुरू हो जाती है। तो ये 5 बैट्समैन तो बहुत हैं इस उसमें शॉर्ट फॉर्मेट में। तो उस लिहाज से मैं कहता हूं कि आप इस कॉम्बिनेशन को आजमाएं, और प्रॉपर ये नहीं कि आप ये सोचेंगे अब ये नहीं करेगा तो वो कर देगा, वो नहीं, प्रॉपर ले आए, ताकि उनको भी पता चले ना कि हम तो प्रॉपर आपको चांस दे रहे हैं। और फिर कि अगर आप देख रहे हैं कि ओवर्स कम रह गए, बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा चेंज करें। आप चेंज नहीं करते हैं, आप लाइन वही खींचे रहते हैं कि भाई ये जाएगा, ये जाए। हाँ, अर्ली विकेट गिर जाए तो सलमान अली आगा ऊपर चले जाएं, 1-1, 2-2 रन लेके सिंगल्स पे आगे थोड़ा सा गेम को, स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जाएं। और उसके बाद आने वाले थोड़ा टाइम रहेगा तो आने वाले जो है वो आपके जो है वो हिटिंग कर सकते हैं नीचे के प्लेयर। तो इस तरह का कुछ करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, इसलिए कि अफगानिस्तान कोई हल्की टीम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अफगानिस्तान आप जैसा कि कह रहे हैं कि हल्की टीम नहीं है, इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान करंट टीम, अफगानिस्तान की टीम की बैटिंग और बॉलिंग कैसी देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि आज के मैच में पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकती है अफगानिस्तान की टीम? देखिए, मुश्किलात तो डेफिनेटली, और ये फॉर्मेट ऐसा है कोई भी कुछ कर सकता है। हम तो दूसरी टीमों को भी कह रहे हैं, इसमें मुझे मैं यूएई को भी कहता हूँ कि उन्होंने जो है अभी 2020 में न्यूजीलैंड को भी हराया था, फिर अब बांग्लादेश को भी हराया था। तो ये फॉर्मेट ऐसा है, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ी टीम का जो है इमेज होता है, और वो बताते हैं कि भाई हम इस फॉर्मेट में सुपर हैं। जहाँ तक आपने अफगानिस्तान का, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है। उनके पास पहले स्पिनर पे ही वो डिपेंड सारा करते थे, बट उनके ऊपर से फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक टफ मुकाबला होना चाहिए, और स्पिनर उनके भाई यकीन तौर पर बहुत ही उम्दा स्पिनर्स हैं, लेकिन उनको तरीके से अगर आप टैकल करेंगे तो कामयाबी आपको मिल सकती है। अच्छा, तो तौसीफ भाई, हु वुड बी फेवरेट इन दिस ट्राई सीरीज फॉर यू?
पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं, ये वैसे मेरी ख्वाहिश तो पाकिस्तान की ही है अगर टीम की बात कर रही हैं आप, और अगर किसी प्लेयर की बात कर रही हैं, मुझे होप है। देखिए इतना कुछ हो गया है, अब हमारे चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं मोरल हाई करने से, लेकिन हम क्रिकेटर जो है ना फैक्ट बयान करते हैं ना, तो वो फैक्ट को समझना चाहिए, बिल्कुल, और वो हम बताते हैं बात। तो डेफिनेटली मुझे काफी उम्मीद है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये फाइनल होगा। चलिए जी, आप समेत तौसीफ भाई, हम सबको ही उम्मीद है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो ये ट्राई सीरीज जो है वो जीते। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब अब जरा बात कर लेते हैं गाड़ियों के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर 40% दरामदी टैक्स आयद है। अब हुकूमत ने आइंदा माह से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तिजारती दरामदात पर 40% दरामदी टैक्स आयद करने का ऐलान किया है, और जबकि जो हादसात का शिकार होने वाली गाड़ियां हैं उनकी दरामदी पाबंदी पर भी उनकी दरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद है सदर कार डीलर एसोसिएशन मोहम्मद शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा जरा, ये जो हादसात का शिकार गाड़ियां होती हैं ये कौन सी गाड़ी होती हैं, और ये जो 40% ड्यूटी है ये क्या है? वो कोई भी कुछ लोग रिपोर्ट करते थे उसके मुख्तलिफ चीजों। आपकी आवाज हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑडियो। यहाँ पर आप अपने नाजरीन को ये बात बता दें कि हुकूमत ने अब जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ थीं जो आप लोग इंपोर्ट करते थे, जिसको जिनमें अक्सर तादाद जो थी वो हाइब्रिड गाड़ियों की होती थी, क्योंकि आपको पता है हाइब्रिड गाड़ियाँ जो है वो बड़ा वो होती हैं, मतलब फ्यूल के लिए एफिशिएंट होती हैं। दूसरी गाड़ियाँ 660 सीसी गाड़ियाँ, हाँ पाकिस्तान में बहुत मकबूल है, छोटी गाड़ियाँ 660 सीसी खास तौर पर, तो उन पर 40% दरामदी टैक्स आयद कर दिया है। अब एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि जो हादसात का शिकार होने वाली गाड़ियां जिनकी ऑक्शन हुआ करती थी दूसरे ममालिक के अंदर, और वो उनको पाकिस्तान में लाकर ठीक करवा लिया जाता था, बड़े सस्ते दामों में लेके आते थे, रिपेयर करके उनको आगे बेच दिया जाता था, अब उनके ऊपर भी पाबंदी आयद हो गई है। अब आपको ये बता दें कि ये टैक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 2030 तक मुकम्मल तौर पर खत्म तो हो जाएगा, जिसमें हर साल 10% कमी भी की जाएगी। लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, मकामी सनत को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, जो दरामद कुनिंदगान है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शहजाद, सदर कार डीलर एसोसिएशन है। शहजाद साहब ये बताइएगा सबसे पहली बात तो कि जो 40% टैक्स का निफाज किया गया ये इसके क्या असरात देख रहे हैं आप, एंड सेकेंडली ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियां क्या होती हैं? जो गाड़ियां हैं ठीक है, मेरे ख्याल से उनकी आवाज जो है वो हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। शहजाद साहब से दोबारा भी रब्ता करेंगे। इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं उन पर 40% दरामदी टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। अब ऑटो इंडस्ट्री से बहरान का शिकार होगी या इस्लाहात, ये तो खैर आने वाला वक्त ही जो है वो बताएगा इस बारे में। साइन बिल्कुल ऐसे ही है, और जो हादसात का शिकार गाड़ियां थी उनकी पाबंदी लग गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक अपडेट शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा साइम, हम जब भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं तो हम जरूर इस बात का तस्करा भी करते हैं कि दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त माहौल को साफ सुथरा बनाते हैं, सरसब्ज बनाते हैं। तो कुदरती हुस्न, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तारीख़ी विरसे को महफूज बनाने की एक कामयाब कोशिश की गई है। कराची में 150 साल पुराने बरगद के दरख्त को नई जिंदगी दी गई है। रोहा फातिमा ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। हालिया मानसून बारिशों और तेज हवाओं के झोंकों के बायस कराची में 1.5 सदी पुराना बरगद का पेड़ गिर गया था। महकमे जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक दरख्त की जड़ें फंगस और दीमक लगने से कमजोर हो चुकी थी, जिसके बायस दरख्त अपनी बुनियाद पर खड़ा न रह सका। जब दरख्त को बाकायदगी से पानी नहीं मिलता तो उसकी जड़ें खुश्क और कमजोर होकर मिट्टी से ग़िज़ाइयत खींचने के काबिल नहीं रहती, जिससे फंगस और दीमक अपनी जगह बना लेते हैं। ये खड़ा था, वो थोड़ी ऊंचाई वाली जगह थी और पानी का सोर्स जो है वो करीब नहीं था, एक बात। लेकिन दूसरी बात जो थी, इसके पास दीगर छोटे बहुत सारे पौधे खड़े हुए थे, तो उन्होंने भी अपनी जड़ें फैलाई हुई थी। रीजंस जो थे, टर्माइट अटैक था और फंगस लगा था वहाँ पे। इस तरह के दरख्तों की बहाली इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एक आपका एक हिस्टोरिक वर्सा है, बल्कि सिंध की हद तक और कराची में जो बानियंस हैं उनको एक हेरिटेज के तौर पे डिक्लेयर किया है। ये भी
सिटीजन्स की मूवमेंट थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। दरख्त कदीमी और वजनी होने के बायस महकमा जंगलात की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 रोज तक जारी रखा गया, जिसमें 2 क्रेन्स की मदद से दरख्त की शाखों को काट कर उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। बरगद के पेड़ की बहाली न सिर्फ माहौलियात के लिए एक अहम पेशरफ्त है, बल्कि नई नस्ल को माजी से जोड़ने और दरख्त की अहमियत की एक खूबसूरत मिसाल भी है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। चलिए जी, मुलाकात होगी अब आपसे मंडे को। अपना ओवर द वीकेंड बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।